and we will be looking into it. Okay, so today's topic is on gene cloning. तो जीन क्लोनिंग के लिए क्या होता है जी व्हाट इज जीन क्लोनिंग व्हाट इज क्लोनिंग मेकिंग कॉपीज Yes, sir. राइट क्लोनिंग मतलब क्या होता है आपका अरे यार सॉरी सो इतना परफेक्ट नहीं है मेरा राइटिंग पार्ट ओके सो जीन क्लोनिंग टू वर्ड्स क्लोनिंग मतलब कॉपी किसका कॉपी जीन का कॉपी मतलब मल्टीपल जीन की कॉपीज जनरेट करना ओके ओके सो कैसे करोगे तो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व जस्ट अ सेकेंड मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व कौन से स्टेप्स होने चाहिए तो स्टेप 1 क्या होना चाहिए स्टेप 2 क्या होना चाहिए कोई बता सकता है थर्ड ईयर में पढ़ा था आराम से Isolation of gene. यस ओके किधर से आइसोलेट करोगे जीन को वहाँ से आइसोलेट करोगे Host. होस्ट से ओके और कोई आंसर आइसोलेशन में जीन किधर से करोगे ऑब्वियसली टारगेट ऑर्गेनिज्म से करोगे जैसे अगर मुझे ह्यूमन इंसुलिन चाहिए तो मैं फ्रॉग से नहीं लूंगा ना है ना ह्यूमन से ही निकालूंगा ना जीन इंसुलिन का राइट है कि नहीं तो आई कैनॉट यूज फ्रॉग और बफेलो और जो भी है तो अगर ह्यूमन इंसुलिन बोल रहा हो तो ह्यूमन से ही निकालूँ तो आइसोलेशन ऑफ जीन मतलब मेरा टारगेट या जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम जीन ऑफ फ्रॉम टारगेट ऑफ होस्ट जो भी जो टारगेट होस्ट नहीं मतलब जो भी एनिमल है या जो प्लांट है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो जीन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेगा उधर से आइसोलेट करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली यू विल बी आइसोलेटिंग पहले तो जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करोगे एंड देन यू विल गो फॉर Restriction digestion. हाँ क्या Restriction digestion कीजिए ना. ओके करेक्ट देयर आर टू मेथड्स बेसिकली रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर सकते हो यूजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ठीक है दूसरा मेथड क्या होगा यस दूसरा मेथड क्या होगा ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट इज यूटिलाइज्ड दूसरा हो सकता है मैं पीसीआर भी यूटिलाइज कर सकता ठीक है आप बोलोगे पीसीआर क्यों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों नहीं तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी आल्सो यूटिलाइज्ड या आप अगर पीसीआर एम्पलीफाई करते हो एंड देन यू कैन गो फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा भी कर सकते हो कॉम्बिनेशन पीसीआर एम्पलीफाई प्लस रेस्ट्रिक्शन एंड ओके इसमें बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे मैनी ऑफ द फ्रैगमेंट्स विल बी ये रेस्ट्रिक्शन जो साइट्स है वो इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द डीएनए ओके एंड यू हैव टू चूज ओनली ए पर्टिकुलर जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर जीन ही मुझे चाहिए जैसे ह्यूमन इंसुलिन चाहिए ठीक है तो और ऑब्वियसली सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स सब जगह प्रेजेंट है ठीक है ऑल ओवर इक्वली मैं नहीं बोल सकता बट इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द क्रोमोसोम ठीक तो सारे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे तो मुझे जो इधर मिलने का ये रहेगा जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग माय जीन ऑफ इंटरेस्ट वुड बी वेरी लो ठीक है अनदर मेथड इज पीसीआर एम्पलीफिकेशन ऑफ माय टारगेट जीन तो अगर मुझे पता है कि ये जीन है इधर एक पर्टिकुलर लोकेशन में ठीक है ये याद रखो पीसीआर कभी कर सकता हूँ जब भी जो भी मेरा टारगेट जीन है ठीक है टारगेट जीन है उसके आजू बाजू के जीन के सीक्वेंसेस आर नोन देन एंड ओनली देन आई कैन यूज पीसीआर ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली प्राइमर्स उस हिसाब से मैं डिजाइन करूंगा ठीक है ओके अगर मुझे पता ही नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन ये प्राइमर्स मैंने बना दिया और प्राइमर्स कहीं भी जाके बाइंड कर रहे हैं या सीक्वेंसेस नहीं अननोन है तो मैं कौन सा प्राइमर्स यूटिलाइज कर रहा हूँ नहीं कर सकता मैं पीसीआर नहीं कर पाऊंगा ठीक है देन इन दैट केस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वुड बी यूटिलाइज्ड ठीक है एंड थर्ड इज अगर आपने पीसीआर एम्पलीफाई कर लिया एंड देन यू कैन यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इधर आप
ये ऐसे यूटिलाइज कर सकते, सॉरी ऐसा दोनों भी सेम कट आएगा। ओके ठीक है, सो ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपको ओवरहैंग्स मिलेंगे। नाउ व्हाट इज ओवरहैंग्स, सबको पता है ओवरहैंग क्या होता है। जैसे कट किया आपने तो ये आपका ओवरहैंग हो गया, दिस पार्ट इज ओवरहैंग, ठीक है, दिस पार्ट इज ओवरहैंग, ठीक है। तो अगर ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, ठीक है, और ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, 5 प्राइम ओवरहैंग, मतलब 5 प्राइम उठ के आ रहा है बाहर, ठीक है। अगर रिवर्स में रहता, अगर ये 3 प्राइम रहता, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और सॉरी सॉरी सॉरी, अगर ये 3 प्राइम इधर रहता और ये 5 प्राइम रहता, ठीक है, तो इसको मैं 3 प्राइम ओवरहैंग बोलता, क्योंकि ये निकल के बाहर आ रहा है ऐसा, ठीक है, कट के बाहर आ रहा है, दिस इज ओवरहैंग बेसिकली, ठीक है। सो इसको ये केस में 3 प्राइम ओवरहैंग बोलूँगा, ओके। नो आप बोलोगे पीसी, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में स्टैगर्ड कट आता है तो देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग ओवरहैंग्स, राइट, है ना। दो टाइप के कट्स मारते हैं ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक तो स्टैगर्ड कट मारता है, एंड हम लोगों ने देखा दो टाइप के ओवरहैंग्स रहते हैं, 5 प्राइम या 3 प्राइम ओवरहैंग, राइट, और एक ब्लंट कट मारता है, तो वी विल नॉट बी यूजिंग दैट एंजाइम व्हिच विल प्रोड्यूस ब्लंट कट्स। अब आप बोलोगे कि पीसीआर में कहाँ से होता है स्टैगर्ड कट, कहाँ से होता है, स्टैगर्ड कट नहीं होता, ठीक है। तो आप एक पर्टिकुलर जैसे एंजाइम यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, और जब भी आप डीएनए एम्पलीफाई करते हो तो देयर इज क्या करता है, जो एंजाइम है पॉलीमरेज, ठीक है, वो एक वन वन एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड डालता है, ठीक है, वन एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड डालता है, ठीक है? सारे के सारे नहीं, कुछ ए ए ए एक वन न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा डालता है, वो क्या है, ए, ठीक है। सारे के सारे नहीं डालते, कुछ ही डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक टाइप का ओवरहैंग हो गया, और ये वन न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग। अभी आप सोचोगे कि अगर मैं ए है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, अगर मैं ये जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, समझ रहे, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे इसको प्लाज्मिड के अंदर डालना, ठीक है, प्लाज्मिड के अंदर डालना, प्लाज्मिड को कट करना पड़ेगा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में ऐसा क्या फीचर होना चाहिए कि ये जो जीन है वो इधर इसके अंदर इंसर्ट हो जाए, यस। और इंसर्शन को क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू प्लाज्मिड, क्या बोला जाता है इसको, यस, वो स्टेप को क्या बोला जाता है, कोई बता सकता है। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बता दो, वो भी बता दो। बाउंसर जा रहा है क्या, स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है, बाउंसर जा रहा है, क्या हो रहा है, बाउंसर जा रहा है तो रिपीट बोल दो, हेलो, यस सर। समझ रहे, ओके, अनुजा ने रिपीट बोला है, ओके ओके ओके, ठीक है चलेगा, ठीक है प्रणेल, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखो, आपका जीन क्लोनिंग मैं एकदम सिंपल दो तीन स्टेप में बता देता हूँ। जीन क्लोनिंग में आपको क्या करना है, आपका ये जीनोमिक डीएनए, उसमें से एक जीन को कट करना है, ठीक है, जैसे इंसुलिन का जीन है, उसको कट करना है। ऑब्वियसली ये एक ही सेगमेंट है, तो आप क्या करोगे, उसको एम्पलीफाई करना है, ठीक है। एम्पलीफाई हम लोग पीसीआर एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, या अगर एक्सप्रेशन वेक्टर, मतलब मुझे और इंसुलिन प्रोड्यूस करना है तो मैं एक्सप्रेशन वेक्टर में डाल, तो पहला थिंग क्या करूँगा, मैं इसको कट कर दूंगा टारगेट जीन से, टारगेट जो जीनोम है उससे कट कर लूँगा, ये मुझे मिल जाएगा इधर, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, एक प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करूँगा, ठीक है, ओके। प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करने के बाद क्या करूँगा, मैं इसको ऑर्गेन, ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड है, इसको मैं क्या बोलूँगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, क्या बोलूँगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ध्यान से सुनो, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। क्यों रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें फॉरेन डीएनए गया, ठीक, दिस इज फॉरेन डीएनए, ओके।
कुछ कुछ जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन अप होते हैं और ओपन अप होते हैं और फिर वापस ये रीसील हो जाते हैं। तो ये दीज आर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, मतलब इसके अंदर फॉरेन डीएनए गया ही नहीं। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, ओके। अभी प्लाज्मिड ऐसे ही रखोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसको आपको इंसर्ट करना है ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेप को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। आपने टीवाई जेनेटिक्स में सुना रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। सुना है कि नहीं सुना? Yes, Yes. sir. Yes. होपफुली सुना रहेगा। ठीक है, देखो, जो जीन ट्रांसफर होता है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, दो तरीके से होता है। कैसा कैसा? एक वर्टिकल जीन ट्रांसफर, मतलब क्या? मदर से जब जो मदर सेल है वो डिवाइड होती है, या तो इधर एक दो डॉटर सेल जनरेट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये जीन सेम टू सेम कॉपी ट्रांसफर हो रहा है डॉटर सेल्स में। इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग वी आर कॉपीज ऑफ अवर पेरेंट्स, राइट? हमारे पास उनके ही डीएनए। ठीक है, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बोला जाता है, और ये सबसे वन ऑफ द मेन रीजन फॉर क्या बोलते हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीन ट्रांसफर कर रहा है। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये जो तीन मेथड्स हम लोगों ने टीवाई में देखे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के तीन मेन मेथड्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने इधर देखा, ये जैसे अगर इसमें फिजिकल ब्रिज बन रहा है तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है, दूसरे उसमें क्या हो गया? नेकेड डीएनए, बाहर का नेकेड डीएनए अंदर आ रहा है, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। अगर बाहर का जो नेकेड डीएनए इट कम्स वाया वायरस वेक्टर, इट इज नोन एज ट्रांसडक्शन। ठीक, तो जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना जीन क्लोनिंग, इसमें हम लोग बेसिकली इसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात। नेकेड डीएनए, नेकेड डीएनए मतलब विदाउट एनी कवरिंग या विदाउट एनी एनवेलप या विदाउट एनी न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, होपफुली क्लियर है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर क्या होता है, वर्टिकल जीन ट्रांसफर क्या होता है, इतना समझ में आया? क्यों पढ़ सके? Yes. समझा सर. समझा पक्का? Yes, sir. तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं जो जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। ठीक है, ओके। और ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ही ट्रांसफ़र करें, दूसरे मेटल रेजिस्टेंट जीन्स हो गए या कुछ जैसे आपके लैकोपेरॉन्स हो गए, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ओके, एफ प्लाज्मिड उसके लिए बना है ना। हाँ, तो मैं 3 स्टेप्स में बता रहा था। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, हम लोगों ने क्या देखा? पहला स्टेप है, आप जीन है, सॉरी क्रोमोजोम है, एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम है, बैक्टीरियल क्रोमोजोम हो गया, उसमें से आपको एक पर्टिकुलर जीन चाहिए तो आप उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर सकते हैं, पीसीआर एम्पलीफाई कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करोगे? उसको प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करोगे। ठीक है, ये स्टेप को क्या बोलते हैं? लाइगेशन। ये याद रखो, लाइगेशन। क्या बोलेंगे? लाइगेशन। जिसमें जो प्लाज्मिड के अंदर मैंने फॉरेन डीएनए डाला, ठीक है, या जो भी है जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज लाइगेशन। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट स्टेप है जीन आइसोलेशन, सेकेंड स्टेप है उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करना यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, थर्ड स्टेप में लाइगेशन करना, एंड फोर्थ स्टेप में अभी जब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जनरेट हो गया, मतलब क्या, फॉर प्लाज्मिड कंटेनिंग डीएनए ऑफ इंटरेस्ट या जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को मुझे सेल के अंदर डालना पड़ेगा। क्यों सेल के अंदर डालना पड़ेगा? प्लाज्मिड इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है क्या सेल के बाहर? नहीं। ठीक है, वो सेल के अंदर ही जाएगा, तो उसमें जो
तीन चीज़ें रहती हैं, उसके वजह से ये क्या बोलते हैं, एक ओराई रहता है, राइट, ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो सेल के अंदर ही रेप्लिकेट करेगा। तो जितना ज़्यादा रेप्लिकेट करेगा उतने ज़्यादा जो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके कॉपी जनरेट होंगे। सिंपल है, ठीक है, ठीक है। तो ये स्टेप को क्या बोलूँगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड ये एक स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को आपको देखने पड़ते हैं, एक स्टेप में भी गलती हुआ तो सारे स्टेप्स गलत है, ठीक है, ओके। अगर मैं बोलूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन का, अगर मैं तुम सबको दूँ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, खाली ट्रांसफॉर्मेशन है, खाली ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप, लास्ट वाला स्टेप, तो मुझे कितना, लैब को कितने का ये एक्सपेंसेस होगा, तो ये देख लो, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 20, खाली 20 अगर स्टूडेंट्स परफॉर्म करें तो ये 22,000 का मुझे खाली कंपिटेंट सेल्स और मेरे इंसर्ट्स मिलेंगे, बस खाली उतना ही, तो ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, क्यों महंगा आता है हम लोग बताते हैं, मैं बताता हूँ, ओके। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद आपको क्या करना है, कि आपको स्क्रीनिंग करना है, स्क्रीन क्या करना है, स्क्रीन फॉर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, स्क्रीन फॉर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ऐसा नहीं है कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ही अंदर जाएगा, हो सकता है कि जो प्लाज्मिड है उसने फॉरेन डीएनए लिया नहीं, वो वापस रीसील हो जाता है, रीसील, ठीक है, रीसील हो जाता है, एंड देन वापस ये, इसमें कोई फॉरेन डीएनए गया नहीं, ये भी अंदर जा सकता है, ठीक है। तो यू हैव टू स्क्रीन फॉर ई कोलाई और या जो भी होस्ट है फॉर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, अगर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है तो कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो भी है उसके, ओके। सो आपको स्क्रीन करना पड़ेगा, और स्क्रीनिंग के लिए आपको इधर यू हैव टू यूटिलाइज प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज, ओके, प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब प्लाज्मिड की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, प्लाज्मिड की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, तीन मेजर आइडियल प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या होती है आइडियल प्रॉपर्टीज, Origin of replication, यस, और selectable markers, ओके, और सेलेक्टेबल मार्कर, और हाँ, ये क्या है, बस दो ही, क्या है तीसरा, क्या है, जीन किधर डालोगे, हवा में डालोगे, पॉलीलिंकर नहीं, हाँ, restriction into nuclease site. हाँ, पॉलीलिंकर या मल्टीपल क्लोनिंग साइट बोलते हैं उसको, ठीक है, हाँ सॉरी, एमसीएस, एमसीक्यू बोल रहा हूँ, एमसीएस, ओके। तो अभी क्या हो गया, ये ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसकी वजह से प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता रहेगा, ठीक है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करेगा, मतलब उसको दूसरे सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि वो रेप्लिकेट करे, ठीक, ओराई का मतलब ये। तो जैसे अगर एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है तो उसको वन रेप्लिकेशन साइकिल बोलते हैं, बट जब प्लाज्मिड डिवाइड होता है तो वो रेप्लिकेशन साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, वो अनलिमिटेड, जितना उसकी कैपेसिटी रहती है, जितना उसका साइज रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो वन प्लाज्मिड में गिव राइज टू 100, 200, 300 प्लाज्मिड कॉपी नंबर्स, इट डिपेंड्स ऑन प्लाज्मिड साइज ऑल्सो, एंड कितना वो उसका ओराई स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ओके। सो ओराई ज़्यादातर इधर इकोलाई का यूटिलाइज करता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो सेल्स रहते हैं, होस्ट सेल्स रहते हैं, ये कंपिटेंट सेल्स रहते हैं, वो इकोलाई से बने रहते हैं, इंजीनियर्ड इकोलाई, ठीक है। दूसरा होता है सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर में आपका जैसे हो गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो गया, ये क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, ठीक है, या और भी होता है, लैगजी भी हो सकता है, ओके, लैक्सी, तो होपफुली आपको पता है लैक्सी क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है, और ऑब्वियसली ये एंजाइम है, तो जब बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम प्रोड्यूस हो गया तो उसको किस पे कट करना है, ठीक है, तो हम लोग इधर लैक्टोज तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्स गैल, ठीक है। तो जब भी बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस होगा
तो ये एक्सगैल है। एक्सगैल इज अ क्या बोल सकते हैं, इट इज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग फॉर लैक्टोस। ध्यान से सुनो, स्ट्रक्चरल एनालॉग फॉर लैक्टोस। तो ये इट इज नॉन मेटाबोलाइजेबल, बट इसका क्या होता है, ये कलरलेस कंपाउंड जब बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्ट करता है, जो भी लैक्सी बना रहा है, तो ये कलरलेस कंपाउंड से ब्लू कलर जनरेट करता है। मतलब बेसिकली ये ब्लू कलर का डाई, ठीक है। तो ब्लू कलर का डाई जनरेट करता है, ओके। अच्छा, ये याद रखो, जो लैग जी है उसके साथ लैग आई भी है इसमें, ये कोई बताएगा नहीं, ओके। तो ये लैग आई क्या करता है, रिप्रेसर बनाता है, okay? एंड मैंने जैसे बताया कि इधर हम लोग लैक्टोज तो डाल नहीं रहे, तो एलो लैक्टोज भी नहीं जनरेट होगा। सो इसको रिप्रेसर को बाइंड करने के लिए, अगर आपको पता है नेगेटिव रिप्रेसर कैसे बाइंड कर, नेगेटिव रिप्रेशन कैसे होता है लैकोपेरोन में, ओके। तो रिप्रेसर क्या करता है, ऑपरेटर को बाइंड करता है। तो रिप्रेसर को निकालने के लिए वी हैव टू यूज एंड इंड्यूसर। तो इंड्यूसर एलोलैक्टोज रहता है। तो एलोलैक्टोज का केमिकल एनालॉग इज आईपीटीजी, आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसिडेज, गैलेक्टोसाइड, ओके, आईपीटीजी, ओके। ये केमिकल एनालॉग है टू एलोलैक्टोज महंगा आता है, ठीक। अब ये याद रखो, ये दोनों केमिकल आर हाईली लाइट सेंसिटिव, ठीक है। तो आपको ये जो स्प्रेडिंग करना रहेगा वो आपको डार्क कंडीशंस में करना रहेगा, ठीक है। ये याद रखो, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन के मल्टीपल स्टेप्स बता दिए, क्या क्या करना है आपको। डीएनए एक जगह से आइसोलेट करना है, फिर आपको इंसर्ट करना है इनटू प्लाज्मिड्स, एंड फिर आपको प्लाज्मिड को इंसर्ट करना है इनटू सेल। ये ओवरव्यू है, ठीक है। होपफुली समझ में आ रहेगा, ठीक है। तो जब भी जीन ऑफ इंटरेस्ट आप डालोगे प्लाज्मिड के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइगेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा बैक बैक व्यू समझा है, तो होपफुली समझा रहेगा बाकी लोगों को। अगर कुछ किसी को कुछ डाउट्स है तो बोल दो रिपीट, या किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। इतना समझ में आया कि ऊपर से गया, बताओ। जैसे ऋतुजा है ना समझ में, okay. Yes, sir. प्रनिल प्रनिल, अनुजा, प्रनिल, अनुजा, आया समझ में कि ऊपर से गया, okay. ठीक है। सो इधर आपको क्या करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपको इंसर्ट करना है इनटू वेक्टर, ठीक है। एकदम सिंपल है। वेक्टर को भी ऑब्वियसली वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करो जो आपको इससे कट करना है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को। या आप उसको नॉर्मल कट मार सकते हो, और इधर जैसे मैंने बताया कुछ, जैसे अगर आप पीसीआर से एम्पलीफाई कर रहे हो तो वो क्या करता है, ए एंड्स छोड़ देता है, ठीक है। तो आप इसको एक पर्टिकुलर एंजाइम से कट करोगे जो कि आपको टी ओवरहैंग देगा या टी अंडरहैंग देगा, जो भी, ओके, टी। तो ये क्या करेगा, ए एंड टी विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, और ये डीएनए अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, और बाकी जो भी गैप्स रहेंगे वो रिपेयर हो जाएंगे, ओके। तो ये एक वेक्टर है विच इज पी जी ई एम टी वेक्टर्स, ओके, दिख रहा है। तो ये प्लाज्मिड है, जी एम नाम रहेगा। टी वेक्टर्स मतलब टी ओवरहैंग्स रहते हैं इसमें, टी रहता है, ठीक है, एंड में टी रह जाता है, इधर टी रह जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टी वेक्टर्स। यस, समझा कि ऊपर से क्या, इधर क्या रहेंगे, टी एंड्स रहेंगे प्लाज्मिड में, जब वो कट होगा तो टी एंड्स रहेंगे। तो ये जब हम लोग पीसीआर से एम्पलीफाई करेंगे तो उसमें ए एंड्स रहते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। समझा कि ऊपर से जाएगा,
समझा सर। किसको समझा नहीं तो पूछ लो, रिपीट, कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है ओके। सो इसमें एक्चुअली मैंने सारे स्टेप्स बता दिए थे। तो आइसोलेशन ऑफ जीन, फिर क्या हो रहा है, ये कटिंग ऑफ जीन्स, रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस कर सकते हैं, आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, और फिर कटिंग ऑफ जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर इधर आ गया प्रिपरेशन ऑफ कंपिटेंट वेक्टर्स, कंपिटेंट वेक्टर्स, और उसका यूज़ भी करना, और आपका इंसर्टिंग जीन, इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर, और फिर उसके बाद मतलब लाइगेशन स्टेप, और फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप। ठीक है, ओके। 3 स्टेप भी बोल सकते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहले आइसोलेट करो, ठीक है, और उसको लाइकेट कर दो विद प्लाज्मिड वेक्टर, फिर देन उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, फिर उसको स्क्रीन कर दो। ठीक है, ये 3 स्टेप होते हैं, बट इसको मैंने मल्टीपल स्टेप्स में डाला है। ठीक है, एक्चुअली जो कंपिटेंट सेल्स क्या होते हैं, व्हाट इज कंपिटेंट सेल्स, ये बता दो मुझे, कंपिटेंट सेल्स क्या होता है? The cells which are able to take up foreign DNA. यस, करेक्ट। हाँ, सेल्स विच हैज एबिलिटी टू टेक अप फॉरेन डीएनए, करेक्ट है। ठीक है, तो सारे सेल्स कंपिटेंट रहते हैं क्या? इक्वली नहीं कंपिटेंट सेल्स होते हैं? नहीं, हमें नेचुरल, आर्टिफिशियल बनाना पड़ता हाँ, है। नेचुरली कंपिटेंट सेल्स नहीं होते, राइट? तो उसको क्या करना पड़ता है? इंजीनियर करना पड़ता है। ठीक है, ये याद रखो, इंजीनियर करना पड़ता है उसको। ओके, तो नेचुरल कंपिटेंट सेल्स कौन से हो गए, बता सकते हैं? साल्मोनेला होता है। ओके, बैसिलस होते हैं। हाँ, बैसिलस भी होता है। हाँ, तुमने अगर सुना रहेगा कॉम एक्स, कॉम ये, होपफुली सुना रहेगा कॉम आई, जीन्स के बारे में, है ना, सेम 6 में पढ़ा रहेगा, सेम 5 सेम 6 में। जेनेटिक्स याद करो। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है? ठीक है, तो कंपिटेंट सेल्स वही होते हैं जो आपको विच हैज एबिलिटी टू टेक अप फॉरेन डीएनए। ठीक है, अपटेक फॉरेन डीएनए। ओके, तो कंपिटेंट सेल्स को बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। तो इधर आ जाते हैं पहले। ठीक है, तो इसमें दे रखे कंपिटेंट सेल्स, नेचुरल कंपिटेंस भी होते हैं, फिर इंड्यूस्ड कंपिटेंस भी होते हैं, प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एंड इलेक्ट्रोपोरेशन भी होता है। अच्छा, ये प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कुछ कोई बता सकता है? प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यस, प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये एडिशनल नाम देखा है, ये पहले सुना है क्या तुमने में? प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यस, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? सेल विदाउट सेल वॉल, अच्छा, फिर स्पेरोप्लास्ट क्या होगी? पार्शियल। ना 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 ना, यस, कोई और आंसर देगा? तो थोड़ा और स्पेसिफिक में जाना पड़ेगा। यस, कोई और आंसर दे सकता है? अनुजा, अनुष्का, अनुष्का भी है ना कोई? अनुष्का, अर्पणा, अश्लेषा, अस्मिता, अस्मिता बता सकती है? दीपाली, यस। ऋतुजा ने तो काफी आंसर दे रहे हैं, बाकी सब लोग खाना खा रहे हैं पीछे, लग रहा है। नारायण, ममता, हाँ, रितिका बताओ, प्रीतम, यस, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? 1 मार्क्स के लिए सिंपल,
जल्दी। सर सेल वॉल माइनस सॉरी सेल माइनस सेल वॉल। वो तो इसने भी बोला ऋतुजा ने। तो व्हाट इज स्पेरोप्लास्ट? पार्शियली हाइड्रोलाइज सेल वॉल होती है इन सब उनकी। ना ना ना। और कोई बता सकते? बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है तुम लोगों ने अच्छे से? हाँ सर, ये प्रोटोप्लास्ट और स्पेरोप्लास्ट वाला है ना। हाँ हाँ हाँ, बोलो। श्रुति, महादिक, मराठे। यस मैडम, आंसर दो। सायली, संध्या, ऋतुजा। यस, सब पीछे खाना खा रहे लगते हैं। ओके, तो फंडामेंटल डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। तो दो चीज़ होती है, प्रोटोप्लास्ट होती है, एक स्पेरोप्लास्ट होती है। आप बोलोगे क्या होता है ये दोनों? तो सेम ही लग रहा है। आया रहेगा, किसी ने गूगल किया रहेगा। यस। तो प्रोटोप्लास्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में अगर मैं सेल वॉल निकाल दूँ तो प्रोटोप्लास्ट मिलेगा। स्पेरोप्लास्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म को अगर मैं सेल वॉल निकाल दूँ तो स्पेरोप्लास्ट बोला जाता है। सिंपल। देखो, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माइनस सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म माइनस सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल माइनस सेल वॉल इज कॉल्ड एज स्पेरोप्लास्ट। सिंपल। ये ऊपर से गया, अभी भी समझा कि ऊपर से गया? हेलो, समझा? समझा सर। समझा सर। सर फिर से रिपीट करो। हाँ, फिर से रिपीट करता हूँ। तो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में अगर मैं सेल वॉल रिमूव करता हूँ तो डेट इज प्रोटोप्लास्ट। और अगर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से मैं अगर सेल वॉल रिमूव कर देता हूँ तो उसको स्पेरोप्लास्ट बोलता हूँ। सिंपल। ठीक है, अब समझ यस आया? सर। ओके, सो ये याद रखो। तो सेल वॉल क्यों रिमूव कर रहा हूँ, ये मेन क्राइटेरिया उसका। क्यों सेल वॉल रिमूव कर रहा हूँ? ऑब्वियसली जब हम लोग बैक्टीरिया की बात करें एंड क्लोनिंग की बात करें तो सेल वॉल इज द मेन बैरियर। ओके, सेल वॉल में बैरियर का काम करता है। क्यों बैरियर? ऑब्वियसली उसको इंटीग्रिटी और सेल मेंटेन करना। ठीक है, तो अगर मैं सेल वॉल को रिमूव कर दूँ, सेल वॉल को रिमूव करने के लिए कौन से मेथड्स हो सकते हैं, बता सकते हो? यस, सेल वॉल को कैसे रिमूव करूंगा मैं, कोई बता सकते हैं? एंजाइम लाइजोजाइम से। हाँ, लाइजोजाइम, करेक्ट एकदम। और कोई मेथड? सेल वॉल रिमूव करूँ या सेल वॉल फॉर्मेशन को रोक दूँ? यस, आप बोल सकते हो। सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे रोक सकते हैं? लाइजोजाइम से तो ओके, सेल वॉल रिमूव हो जाता है, उधर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सेल वॉल ग्रो ही ना होने दो तो क्या यूज कर सकता हूँ? एक दो मेथड है, ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल। तो हम लोग ऑर्गेनिज्म ऐसा लेते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म, जब भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करना है, याद रखो ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म लेने जिसमें सेल वॉल ना हो, ठीक है, इट शुड बी विदाउट एनी सेल वॉल। तो कभी करेंगे तो ये आप क्या कर सकते हो कि आप ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करो विद पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन या उसके डेरिवेटिव्स। ओके, पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? ऑब्वियसली अभी पर तुमको पता होना चाहिए। इट एक्ट्स ऑन जो बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल फॉर्मेशन को रोक देता है। इसकी वजह से सेल की इंटीग्रिटी निकल जाती है, सिंपल, और सेल मर जाता है। ओके, ठीक है। बट हम लोग को पेनिसिलिन यूटिलाइज नहीं करना है क्योंकि वे उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म माइट बी सेंसिटिव ऑल्सो। ठीक है, फिर दूसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड है आप क्या करो, जब आपने होपफुली ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़ा रहेगा फर्स्ट सेकेंड ईयर में। तो कितने स्टेप्स होते हैं ग्रोथ कर्व में? ग्रोथ 4 कर्व स्टेप। कौन से रहते हैं? चार। लैग फेस, लॉग, एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल है ना, और ये डेथ है। ठीक है, एक्चुअली फाइव स्टेजेस रहते हैं एक्चुअली, वो बताया नहीं गया किसी को। ये डेथ फेज इसमें आता नहीं है,
एक्चुअली ये नीचे टच नहीं करता, उसमें ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, उसमें न्यूट्रिएंट देंगे तो फिर ये वापस ग्रो होगा। ठीक है, ओके जाने दो। ओके सो 1 2 3 4। ओके सो अभी आपको कौन से स्टेज में लगता है कि ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल जनरेट नहीं होता? कौन से स्टेज में हो सकता? लैग फेज में। लैग फेज में। और कोई बोल सकते हैं? लैग फेज में तो रहेगा ना ऑर्गेनिज्म आराम से। लॉग क्यों बोल रहे प्रणील? डेथ ये स्टेशनरी फेज में नहीं होता क्या? अच्छा लॉग फेज है तो क्यों लॉग फेज में सेल वॉल फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा? वो आंसर देना है तुम लोगों को। ऐसा मत बोलो कि यहाँ लैग फेज अभी है ना। यस yes Pranil, they are dividing, correct, dividing the spelling, okay, they are dividing but हाँ तो सेल तो इधर भी डिवाइड कर रहे हैं ना, लैग फेज में भी डिवाइड कर रहे हैं बहुत कम, लॉग फेज में डिवाइड कर रहे हैं, डेथ इसमें भी डिवाइड कर रहे हैं एंड इसमें भी डिवाइड कर रहे हैं, डेथ फेज में भी डिवाइड कर रहे हैं। हाँ याद रहेगा, ग्रोथ रेट इज नॉट, बस इधर ग्रोथ रेट ज़्यादा है, इधर ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेथ फेज एंड इधर जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ग्रोथ रेट। ग्रो हो रहे सेल्स बट जब हम लोग ये लॉग फेज की बात कर रहे हैं ना, इट इज़ रैपिडली डिवाइडिंग। ठीक है, इसलिए एक्सपोनेंशियल हो रहा है। ठीक है, इट इज़ रैपिडली डिवाइडिंग, तो इतनी स्पीड में डिवाइड कर रहा है कि जो यंग सेल्स है उनको इतने स्पीड में डिवाइड कर रहे हैं कि उनको टाइम नहीं मिल रहा है फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन। याद रखो सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए टाइम लगता है, बट सेल्स इतने स्पीड में डिवाइड कर रहे हैं कि उनको उनमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। व्हेन इट रीचेस स्टेशनरी, अप्रोक्सीमेटली स्टेशनरी फेज, ठीक है, तो उधर क्या हो जाता है, सेल वॉल फॉर्म हो जाता है एंड इधर क्या होता है, स्टेशनरी फेज आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उनमें सेल वॉल इतना मेच्योर हो जाता है कि वो दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू मतलब वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, तो लॉग फेज इज मोस्ट सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्योंकि उनमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, ये याद रखो। तो हम जब भी हम लोग को कंपिटेंट सेल्स बनाना है तो वी हैव टू यूज लॉग फेज कल्चर और उसको डायरेक्टली फ्रीज डाउन करना। तो इसमें क्या होंगे, आपके सेल वॉल फॉर्मेशन ही नहीं होगा। सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम लोग क्या हो सकता है कि हम लोग, अच्छा सेल वॉल फॉर्मेशन क्यों हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग बाहर का डीएनए डालना है तो ये क्या होगा, बैरियर का काम करेगा सेल वॉल। तो मुझे जब भी सेल डीएनए को अंदर डालना है तो जब मैं प्रोटोप्लास्ट या स्पेरोप्लास्ट यूज करूंगा तो ये आराम से अंदर जा सकता है, सिंपल। ठीक है, आराम से अंदर जा सकता है। ओके, होपफुली इतना समझा रहेगा। ऊपर से गया क्या किसी को? यस, इसी को ऊपर से गया। किसी को रिपीट चाहिए? नो सर। एनीबॉडी, किसी को रिपीट चाहिए? ओके ठीक, सो होपफुली बेसिक्स आर क्लियर नाउ कि क्यों हम लोग लॉग फेज क्यों ले रहे हैं। बहुत सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, एंड जब भी तुम लोग करोगे ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर, अगर जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो इट टेक्स, मुझे खुद ही 3 मंथ्स लगे थे पूरा का पूरा स्टैंडर्डाइजेशन, सारे पैरामीटर्स, मतलब टेम्परेचर से लेके टाइम, फिर लैग लॉग, करीबन करीबन 30 टाइम्स रिपीट किया रहेगा मैंने एक्सपेरिमेंट। तो 1 वीक में एक हो जाता है एक एक्सपेरिमेंट। 20-30 टाइम्स रिपीट किया रहेगा, इतनी बार रन किया, इतनी बार रन किया, पागल हो गए बहुत लोगों से। फिर जब भी ये होता है ना फेलियर होता है, तो व्हेन यू आस्क कि मैं किधर गलत था, तो
तभी लोग पिन पॉइंट करते हैं, तो यू रियलाइज, यू गेट आहा मोमेंट एंड यू से हाँ इधर गलती हुआ है, तो फिर देन यू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक इन फ्यूचर। फिर आप दूसरे जगह अटकते हो, फिर उधर भी आप पूछते हो, दूसरे से पूछते हो, एक्सपर्ट से पूछते हो, तो वो बोलते हैं हाँ इधर गलत हुआ, तो फिर वो बताते हैं। ठीक है, तो हर एक मतलब ऐसा अगर तुमको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया और उसमें सक्सेस मिल गया तो यू विल नॉट लर्न, बेसिकली सिंपल है। अगर फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट रन किया और तुम्हारा फेलियर नहीं हो, सक्सेस है, तो यू विल नॉट नेवर लर्न। अगर और अगर ये हो गया फेल हो गया तो यू विल ऑब्वियसली लर्न। तो आप सारे के सारे डिडक्टिव एनालिसिस करोगे कि किधर फेलियर हो सकता है। ठीक ठीक है, तो ये मत हो ना अभी ऐसा नहीं कि एग्जाम में फेल हो जाना, एग्जाम में नहीं मना, एग्जाम में फेल हो गया तो मैं मारूंगा, मैं आऊँगा। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो पहला है आइसोलेशन ऑफ जीन। तो आइसोलेशन ऑफ जीन करने मतलब आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, डीएनए एक्सट्रैक्शन का प्रोटोकॉल सबको पता है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोमेल मेथड, उसके साथ लाइसोजाइम एसडीएस ट्रेसिडिटी बफर यूटिलाइज करना। ओके, एंड और क्या यूटिलाइज करना है, और प्रोटीनेस के यूटिलाइज कर सकते हो, फिनॉल क्लोरोफॉर्म, फिर आप उसको सॉल्ट प्रेसिपिटेट करोगे एंड देन इथेनॉल से वॉश करोगे एंड उसको सुखा के ट्रेसिडिटी में डाल दोगे। ओके, आइसोलेट हो गया तुम्हारा जीन। ये हम लोगों ने आई थिंक पहले किया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ जीन्स किया है ना हम लोगों ने, या एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या जीनोमिक एक्सट्रैक्शन ऑफ जीनोमिक डीएनए किया रहेगा ना हम लोगों ने। हाँ यस, हाँ किया है। Okay. नहीं किया रहे नहीं, अगर आपको पता है तो इफ़ यू हैव नॉट अटेंडेड द लेक्चर यू कैन ऑब्वियसली गो टू यूट्यूब, उधर दिया है मैंने पूरा, मतलब है लिस्ट में, देखो मिल जाएगा आपको। ओके, नाउ सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ कंपिटेंट सेल्स। कंपिटेंट सेल्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो मैंने खाली कुछ बताया कि लॉग फेस में यूटिलाइज उसको फ्रीज डाउन करते, तो एक काम करते स्टेप बाय स्टेप देख लेते क्या होता है। ओके, एक तो नेचुरल कॉम्पिटेंस रहता है, एक इंड्यूस कॉम्पिटेंस, मतलब हम लोग को इंड्यूस करना पड़ता है कि ये सेल है, इसको इंड्यूस करना है, मतलब इसको आर्टिफिशियली होगा, आर्टिफिशियली करना पड़ेगा। ठीक, प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रोपोरेशन। प्रोटोप्लास्ट बोले तो स्पेरोप्लास्ट, ग्राम नेगेटिव सेल के लिए स्पेरोप्लास्ट। ओके, अभी नेचुरल अकरिंग अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी लो, मतलब जैसे बैसिलस का देखते हैं तो बहुत लो एफिशिएंसी। ठीक है, अगर मुझे कोई बैक्टीरिया को इंड्यूस करना है, इंड्यूस मतलब आर्टिफिशियली ट्रांसफॉर्मेशन कैरी आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, वो बैक्टीरिया को मैं आइस कोल्ड सोल्यूशन कैल्शियम क्लोराइड में उसमें डालूंगा, और उसको क्या करूँगा कि मैं आइस बात में रखूँगा। सो व्हाट इज़ आइस बात, तुम बोलोगे कि हॉट वाटर बात तो सुना है, व्हाट इज़ आइस बात। ठीक है, आइस बात होता है क्या, तो सिंपल है, ये एक कंटेनर वेसल है। ठीक है, और इसमें आपने आइस रखा हुआ है। अभी आइस वैसा नहीं कि ऐसे पूरा का पूरा ब्लॉक रख दिया, ठीक है, टुकड़े रख दिए, ये नहीं, हम लोग यूज करेंगे शेव्ड आइस। ओके, तो व्हाट इज शेव्ड आइस, आइस आइस, यस, शेव्ड आइस क्यों यूज कर रहे हैं, ब्लॉक वाले आइस क्यों नहीं यूज कर रहे, यस कोई बता सकता है, सॉरी एक मिनट, शेव्ड आइस क्यों यूज कर रहे हैं, ब्लॉक वाले आइस क्यों नहीं यूज कर रहे, शेव्ड आइस क्यों यूज कर रहे, यस, रिड्यूसेस टेम्परेचर रैपिडली। ओके, और क्यों, कैसे, देखो हमेशा याद रखो जो आइस जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा तुम लोग वो गए रहोगे ना ठेले में कुल्फी खाने के लिए, या क्या होता है वो
काला खट्टा क्या होता है, वो काला खट्टा ही होता है ना। तो उसमें क्या होता है, वो बंदा क्या करता है, आइस को शेव करता है और उससे शेप आता है, राइट है कि नहीं, है ना, शेप आता है, परफेक्ट शेप आता है। अब वो हाथ से करता है, अभी हाथ धोए कि नहीं वो नहीं पता मुझे, ठीक है। तो वो उसको एक परफेक्ट गोला बनाता है, गोला, ठीक है, उसको फिर काला खट्टा में डाल के आपको सर्व करता है, राइट। ओके, सो बट अगर आप इधर देखोगे, हम लोग ब्लॉक्स यूज़ नहीं करते, ब्लॉक्स यूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि जैसे तुम लोग जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, फ्लास्क है, ठीक है। ओके, हम फ्लास्क बहुत गंदा बना है, ठीक है, अभी बोलने से। तो अगर मैं ब्लॉक यूज़ करूँगा तो ये ऐसा देखो, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये ठंडा होगा क्या जल्दी, इन कंपैरिजन टू अगर दूसरा देखो शेप्ड आइस रहेगा तो ये क्या रहेगा, पूरा का पूरा कवर करेगा। कौन सा जल्दी ठंडा होगा, 1 वाला ठंडा होगा या 2 वाला जल्दी ठंडा होगा? 2 वाला। वाला। 2 वाला। राइट, 2 वाला, क्यों? क्योंकि उसमें परफेक्टली पूरा का पूरा कवर हो रहा है। अगर मैं ऐसे जो आपका घर पे आता है फ्रीज, उसको ऐसे रखूँगा तो फिर ऑब्वियसली ठंडा होने से रहा, तो कुछ पार्ट ठंडा होगा, कुछ पार्ट में सेल ग्रो होता रहेगा, तो क्या होगा, इवनली यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग शेप्ड आइस यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। उसके लिए आइस मेकिंग मशीन आती है, उसमें से आप गोला भी बना सकते हो, ठीक है। जितना फाइन रहेगा उतना अच्छा, बट ज़्यादा फाइन करोगे तो वो पानी में कन्वर्ट जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो उसका ऑप्टिमम कुछ साइज रहता है, ऐसा इतना छोटा रहता है, ठीक है। ओके, इतना ही करीबन करीबन साइज का रहता है, ओके। तो ऐसे बहुत मल्टीपल रहते हैं, उधर आइस मेकिंग मशीन रहती है तो उससे। ओके, आई थिंक बी फूड टेक के पास है, तो कभी होगा तो फिर लेके आऊँगा मैं, होपफुली इन फ्यूचर, ठीक है। सो तो ये आपको समझ गया, किधर थे? ओके, मैं इधर आ गया, इधर इधर इधर। ओके, तो आइस कोल्ड सोल्यूशन कैल्शियम क्लोराइड, आइस कोल्ड रखूँ, एक तो कैल्शियम क्लोराइड को भी ठंडा करूँगा और जो बैक्टीरिया है उसको भी मैं स्नैप चिलिंग करूँगा। स्नैप चिलिंग मतलब मतलब जैसे ही उसका लॉग फेज आ गया, 0.4 0.6 आ गया, फटाक से मैं उसको फुल ऑन आइस बाथ में रख दूंगा। मतलब मैं जिधर फॉर एग्जांपल लिक्विड, इधर देखो ये वाला जो हम लोगों ने देखा ना एग्जांपल 2 वाला एग्जांपल, अगर मेरा लिक्विड इधर तक है तो मैं ये पूरा का पूरा नेक तक इसको कवर करूंगा इससे, तो ये क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा और टेम्परेचर 4 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली 4 डिग्रीज रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो। ओके, तो कंपीटेंट सेल्स को क्या करते हैं, मैं कैल्शियम क्लोराइड से उसको उसमें कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाल दूंगा। तो आप बोलोगे क्या होगा कैल्शियम क्लोराइड डालने से, क्या होता है कैल्शियम क्लोराइड डालने से? ऑब्वियसली कैल्शियम क्लोराइड देखोगे तो ये आप सेल देखोगे तो सेल क्या है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अगर आपको फॉरेन डीएनए डालना है, ठीक है, डीएनए डालना है तो वो भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अब मुझे बताओ नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं? रिपेल्शन। रिपेल होते हैं ना, क्या अट्रैक्ट होते हैं? यस, रिपेल होते हैं सर। रिपेल होते हैं, करेक्ट, एकदम करेक्ट, रिपेल होते हैं। हाँ हाँ, समझ गया, ठीक है। तो आप क्या रखोगे इधर, ऐसा कुछ केमिकल रखोगे जिसके वजह से ये दोनों एक साथ आ जाए, क्या करोगे, इधर आप कैल्शियम क्लोराइड यूटिलाइज करो, कैल्शियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ओके, तो ये क्या करता है, आपका प्लाज्मिड को सेल के, सर हाँ यस, व्हाइट सॉरी बोर्ड सॉरी नहीं सॉरी, दिख रहा है। हाँ, तो ये क्या होगा, इसमें कैल्शियम आपने डाला, ठीक है। तो कैल्शियम क्या करेगा, ये सेल को बाइंड करेगा, तो प्रोटोप्लास्ट हो गया या स्पेरोप्लास्ट हो गया जो भी है,
उसको पूरा बाइंड करेगा, है ना, नेगेटिव चार्ज है तो कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज बाइंड करेगा। फिर ये प्लाज्मिड भी क्योंकि ये कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज है तो उसको जाके बाइंड। तो बेसिकली अभी क्या होगा, आपका जो प्लाज्मिड और जो भी सेल है, अभी प्लाज्मिड छोटे ही रहते हैं, इतने मैंने बहुत बड़े बनाए, ठीक है। तो प्लाज्मिड और सेल एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेंगे, ठीक है। और अगर प्लाज्मिड का साइज इज स्मॉल, ठीक है, तो ये अंदर भी चला जाएगा, ठीक है। अगर छोटा है, काफ़ी छोटा है, तो अंदर भी चला जाएगा, ठीक है। बट इफ इट इज गुड, लाइक फॉर एग्जांपल 200 बेस पे, सॉरी 2000 बेस पे, 3000 बेस पे, तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये आजू बाजू में रहेगा बट ये अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, हीट शॉक ट्रीटमेंट दे सकता हूँ ना। व्हाट इज हीट शॉक ट्रीटमेंट? या दूसरा है इलेक्ट्रोपोरेशन। ओके, सबको पता है हीट शॉक क्या होता है? यस, कोई बता सकता है? यस, कोई बता सकता है? अच्छा, इधर काफ़ी मतलब जो क्या बोलते हैं, हीट शॉक में क्या होता है, सिंपल है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन है और ऑर्गेनिज्म है, उसको मैं कौन से टेम्परेचर में रखा हूँ, आइस बात में रखा है भाई। चल, आइस बात में रखा है तो कितना डिग्रीज टेम्परेचर है, 4 डिग्रीज पे, ठीक है, 4 डिग्री। ओके, हीट शॉकिंग में क्या होता है, मैं ये जो पूरा मिक्सचर है इसका प्लाज्मिड का और इसका होस्ट सेल का, कंपिटेंट सेल का, ठीक है, उसको मैं 42 डिग्रीज पे एक्सपोज करता हूँ एग्जैक्टली फॉर 120 सेकेंड्स, विच इज़ नथिंग बट 2 मिनट्स, ठीक है। जितना बड़ा डीएनए रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, बट जितना टाइम ज़्यादा इंक्रीज होगा तो सेल्स के डेथ होने की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो उस हिसाब से मुझे कैलिब्रेट करके लेना पड़ता है, ठीक है। तो जो मैंने मेरे हिसाब से मतलब हमारा करीबन 2000-3000 बेस पेयर का सिस्टम था, तो वो 42 डिग्रीज 120 सेकेंड्स के लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो 4 डिग्रीज से मैंने स्विच किया 42 डिग्रीज, ये इसको मैं वाटर बाथ में रखता हूँ, ठीक है। तो वाटर बाथ में पूरा और जो ऐसा तुम्हारे लैब में तुमने टीवाई लैब में देखा रहेगा, वो वैसा वाटर बाथ नहीं रहता, ठीक है। उसमें क्या होता है, 1 to 2 डिग्रीज का फ़र्क होता है, एंड इतना बड़ा डिफरेंस इज़ नॉट नॉट रिक्वायर्ड। तो मुझे ऐसा वाटर बाथ, एक डिजिटल वाटर बाथ आता है, वो करीबन 40-50 थाउजेंड का आता है, तो इससे ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम मिलेगा वो 0.1 से 0.2 डिग्रीज मिलेगा, ठीक है। ओके, सेल्सियस वेरिएशन, क्योंकि आपका जो नॉर्मल वाटर बाथ रहता है आपका टीवाई लैब में, वो 2 to 4 डिग्रीज का वेरिएशन दे देगा, उतने में तो फिर मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, 42 डिग्रीज 120 सेकेंड के लिए एक्सपोज किया, उसके बाद क्या करूँगा, उसको मैं वापस 37 पे नहीं रखने वाला, उसको वापस 4 डिग्रीज पे रखने वाला, ठीक है। अब होता क्या है, ये जब भी 4 डिग्री से मैं 42 डिग्रीज पे एक्सपोज कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर इज़ क्वाइट हाई, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म को हीट शॉक लगेगा। हीट शॉक लगने से क्या होगा, ये जो इधर आप जो अभी मतलब ऐसे इन बुक्स में भी दे रखा है कि इधर जो पोर्स जो है ओपन हो जाता है, पोर्स ओपन हो जाता है। पोर्स ओपन होने की वजह से क्या होता है कि जो प्लाज्मिड्स है, बड़े डीएनए, वो अंदर चले जाता है, ठीक है। तो दिस इज समवट राइट इन टर्म्स ऑफ बुक, बट अभी रिसेंटली 2 to 3 years हो गए, तो उसमें क्या बोला गया कि जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, बेसिकली नेगेटिवली चार्ज जो चीज़ें रहती है वो सब पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, पूरा का पूरा बाहर। ओके, सॉल्ट्स, ओके, ठीक है। और उसके बाद फिर जब वो निकल जाता है तो अंदर क्या होगा,
इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो फिर डीएनए अंदर जाता है, ठीक है, डीएनए अंदर जाता है। ओके, तो ये बैलेंसिंग आउट रहता है, कुछ सॉल्ट्स निकल जाते हैं और फिर डीएनए अंदर चले जाता है। ओके, सो ये थोड़ा एडवांस है। ओके, तो पोर फॉर्मेशन होता है, कुछ पार्ट्स सल्यूट बाहर निकल जाता है और डीएनए अंदर चले जाता है, इतना याद रखो। ओके, तो 42 डिग्रीज 120 सेकेंड्स में बड़े डीएनए भी अंदर चले जाते हैं। उसके बाद आप 4 डिग्रीज क्यों अप्लाई कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। 4 डिग्रीज क्यों अप्लाई कर रहे हो? 42 डिग्रीज पे रखा तो क्या होगा, ज़्यादा रखा तो सेल्स की डेथ होना चालू हो जाएगी, बट आप उसको 37 डिग्रीज पे नहीं लेके आओगे। क्यों नहीं लेके आओगे? क्योंकि क्या है, इधर पोर अभी तक बंद नहीं हुआ है, ठीक है, पोर्स आर बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं 37 पे रखूँगा तो सब चीज़ें जो अंदर है वो बाहर सब बाहर निकलना चालू हो जाएगा और सेल का डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होना देना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोज करने के लिए 4 डिग्रीज पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि कुछ एनालॉजी दे सकते हो, यस एनालॉजी दे सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग स्टीम ज़्यादातर लड़कियां लेती हैं, बॉयज़ भी लेते हैं आजकल तो काफ़ी ज़्यादा। फेस का केयर रखने के लिए क्या करते हैं, जो अंदर ब्लैक हेड्स रहते हैं, राइट, तो उसको निकालने के लिए, टॉक्सिन्स निकालने के लिए स्टीम, फेस में स्टीम डालते हो, राइट। तो स्टीम बेसिकली क्या है, एक टाइप का हायर टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फेस में जो पोर्स रहते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और उसमें से फिर आप आराम से ब्लैक हेड्स रिमूव कर सकते हो या जो भी टॉक्सिन्स है उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फेस स्टीमिंग के बाद क्या करते हो, आप आइस से रगड़ते हो, है ना, फेस को। तो क्या होता है, 4 डिग्रीज है सेल्सियस, है ना, आइस क्या 4 डिग्रीज है ना। उससे क्या होता है, जो पोर्स ओपन हुए हैं उसको क्लोज भी करना, नहीं तो ओपन पोर्स ओपन हो गया तो आपका फेस अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए 4 डिग्रीज पे 4 डिग्रीज का जो आइस रहता है उस ऑब्वियसली आइस को से रगड़ते हो फेस को, तो ये जो पोर्स रहते हैं वो बंद हो जाते हैं। समझा ये? मैंने आपको पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन। समझा ये कि ऊपर से क्या, किसी को रिपीट चाहिए? ऊपर से क्या है, किसी को रिपीट, एनीबॉडी? रनिल, ऋतुजा, यस, श्रुति महादेव, सो तो नहीं रहे पीछे, पता लगा सो रहे सब। ठीक है, तो इधर सीक्वेंस थोड़ा बिगड़ गया मेरा, मैंने पहले ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया, ठीक है। ओके, ओके, जब भी कंपिटेंट सेल्स प्रिपेयर करना है तो उसको क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के साथ डाल के उसको फ्रीज़र में रखा जाता है, ठीक है। अगर इमीडिएटली यूज़ नहीं करना है, जैसे हम लोगों ने इधर किया, तो ये क्या था, पूरा का पूरा इमीडिएटली यूज़ करना है। अगर इमीडिएटली यूज़ नहीं करना तो क्या, तो ये जो आपने कैल्शियम क्लोराइड डाल के 4 डिग्रीज पे, और आप क्या करोगे इसको, ये जो सोल्यूशन था, है ना, ये वाला 2 वाला सोल्यूशन, इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल के रखा था और ऑर्गेनिज्म डाल के रखा था, मतलब यंग ऑर्गेनिज्म को। आप इसको क्या करोगे, 1 ml का एपेंड ऑफ स्टराइल एपेंड ऑफ लोगे, 1.5 ml का, और उसमें 1 ml ऑर्गेनिज्म और कैल्शियम क्लोराइड का जो मिक्सचर है वो डाल दोगे, ठीक है। ओके, आप बोलोगे कि क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली स्टोरेज करना है, तो 1 ml के अराउंड 200 to 300 वायल्स जनरेट कर सकते, और ये तुम्हारे 2-3 महीने आराम से चलेगा, कोई वांदा नहीं, ठीक है। अभी आप जब भी सोल्यूशन डाल दोगे उसको, उसके बाद क्या करना है आपको, बेसिकली इसको स्टोर करना है -80 में, ठीक है, -80 डिग्रीज पे स्टोर करना है। तो अगर मैं ऐसे ही डालूंगा तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का वाट लग रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैंने ये मिक्सचर बनाया, ठीक है, उसको आई कैन पुट इन
-196 डिग्रीज, ठीक है। ओके, -196 डिग्री, बेसिकली लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। तो लिक्विड नाइट्रोजन में डाला, -196 डिग्रीज आया, पट करके सीधा ये पूरा का पूरा जो सेल्स है वो फ्रीज हो जाता है, इंस्टेंट फ्रीज, ठीक है। गलती से भी हाथ मत डालना, नहीं तो आपका हाथ जैसे क्या बोलते हैं, फ्रेजाइल हो जाएगा और वो टूट जाएगा, मतलब क्रैक हो जाएगा, ठीक है। जैसे पत्थर टूट जाता है ना, वैसे ही पत्थर पे अगर हथौड़ा मारोगे तो वैसे कैसे टूट जाएगा, वैसे ही हाथ में भी पत्थर बन जाएगा और उसको किसी ने अगर आपने टच किया तो वो टूट जाएगा, ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा, आप ग्लव्स भी पहनोगे तो उससे भी -196 डिग्री आपका ग्लव्स आपके हाथ से फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। और तो इसके लिए आपको फोर्सेप्स का यूटिलाइजेशन, फिर -196 से आप जो लिक्विड नाइट्रोजन को कैरी करके लेके जाएगा -80 का फ्रिज में जाके डंप कर दो, सिंपल, ठीक है। -80 के फ्रिज में डाल के रख दो, सिंपल। जब भी यूज़ करना है 1-2 निकालने का वायल, जितना यूज़ करना है उतना यूज़ करो, सिंपल है। ठीक है, इधर -70। अच्छा, अगर आपके पास जैसे इधर -80 डिग्री वाला फ्रिज नहीं है, फ्रिज नहीं, आप बोलोगे ये फ्रिज नहीं है कैसे करूँ एक्सपेरिमेंट, कर सकते हो। आपको कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा रहेगा, वो जो सीरियल में या पिक्चर में धुआं आता है पीछे, वो इट इज़ नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो आप सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करीबन -30 -40 डिग्रीज का रहता है, ठीक है। वो आ जाता है 1 किलो 200 रुपये का आ जाता है वो करीबन। उसमें आप इथेनॉल डालोगे, ठीक है, तो ये -70 तक का हो जाता है, ठीक है। ये कोई पढ़ाएगा नहीं, ये याद रखो, ठीक है। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर, ठीक है, उतना भी करोगे इनफ इनफ है। सर यस, सर जैसे, हाँ बोलो बोलो। इसको ही ड्राई आइस, ड्राई आइस, इसको करेक्ट, ड्राई ड्राई आइस, करेक्ट। हाँ हाँ, सही सही, सही जा रहे हो, ड्राई आइस ये, सॉलिड ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। किधर गई, समझा, ऋतुजा ना, हाँ सर समझो। हाँ, ओके, ठीक है। तो ये यूटिलाइज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा फटाफट। ओके, तो अभी ऑर्गेनिज्म कौन सा यूटिलाइज कर सकते हो, इक्वल DH5 अल्फा यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें भी प्लाज्मिड्स रहते हैं, ये भी एक्सेप्ट कर सकते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, ओके। तो इसके स्टेप्स दे रखे कि कैसे आप करोगे और क्या क्या प्रोटोकॉल यूटिलाइज करोगे। जैसे इसमें 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड दिया है, ठीक है, उसमें बताया भी है कि जो कैल्शियम क्लोराइड है वो H2 6H2 है, ठीक है, तो उस हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट रखे, ओके। और H2O K2O नहीं है, H2। फिर 1 मोलर ट्रेस EDTA सोल्यूशन बनाओगे और उस हिसाब से क्या बोलते हैं, पीएच को मेजर करें, पीएच एकदम बराबर होना चाहिए, ओके। तो इसमें ये स्टेप्स दे रखे कैसे कंपिटेंट सेल्स प्रिपेयर करना, ओके। एक बार आपने ग्रो कर दिया कंपिटेंट सेल्स को, सेंट्रीफ्यूज करना है, सुपरनेट्रिएंट को फेंकना है, सुपरनेट्रिएंट से कुछ फ़ायदा नहीं है, सेल्स नीचे आपके, उसको रिसस्पेंड कर दो, आइस में रखो और उसके बाद वापस इसको पैलेट बनाओ, उसमें फिर आप इसको फ्रीज करके उसको सेंट्रीफ्यूज, इसमें सेंट्रीफ्यूज करके उसमें सुपरनेटेड निकाल दो, सेल्स अच्छे क्वांटिटी में रहना चाहिए। इतना जल्दी कौन आ रहा है, अच्छा हाँ मैडम, ओके। तो अच्छे क्वांटिटी में आप सेल्स को बना लो एंड देन यू फ्रीज इट -80 डिग्रीज पे, ठीक है।
कभी भी यूटिलाइज करना है तो 1 या 2 जितना भी आपको चाहिए एपेंडोस, यू टेक इट आउट एंड उसको पहले आपको आइस में रखना पड़ेगा, ठीक है, थॉ होने के लिए. सो व्हाट इज थॉइंग? व्हाट इज थॉइंग? सॉरी, व्हाट इज थॉइंग? थॉ, थॉ होना मतलब क्या होता है? थॉ क्या होता है? थॉ ओके, कोई बताएगा नहीं है, पहले बोल रहा हूँ. व्हाट इज थॉइंग? थॉ होना मतलब क्या? अभी देखो इधर -80 डिग्रीज पे है, तुमने जो भी ऑर्गेनिज्म है कंपिटेंसेस -80 डिग्रीज पर है. आप डायरेक्टली उसको 37 डिग्रीज पे डालोगे या रूम टेम्परेचर में रखोगे 20 डिग्रीज, मतलब क्या, 100 डिग्रीज का जंप है, डायरेक्ट 100 डिग्रीज का जंप है, उसमें सारे सेल्स मारे जाएंगे. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अच्छे से आइस बकेट लोगे, और ब्लॉक वाला आइस लोगे या शेप्ड आइस लोगे? यस स्टूडेंट्स, ब्लॉक्ड आइस, ब्लॉक वाला आइस लोगे या शेप्ड आइस लोगे? शेप्ड क्यों लोगे? शेप्ड लोगे ना? इक्वली हाँ, करना। यूनिफॉर्मली वो ठंडा करे. हाँ, तो ये जैसे आइस है, शेप्ड आइस है, उसको पूरा का पूरा ऐसे ट्यूब है, पूरा अंदर डालोगे, ठीक है, साइड में नहीं, अंदर बीच में, ठीक है, अंदर डालोगे ट्यूब को. ओके, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे टेम्परेचर -80 डिग्री से 4 डिग्रीज पे आएगा. ठीक है, तो सेल्स मरेंगे नहीं आपके, इसको बोलते थॉइंग. तो बेसिकली थॉइंग इज लिक्विफाइंग. जो आपका सॉलिड है, सेल्स है, सॉलिडिफाइड फॉर्म है ना, आप उसको लिक्विफाई कर रहे हो, बट एट एक कंट्रोल टेम्परेचर पे. तो ये आराम से 30 to 40 मिनट्स लगते हैं इसको थॉइंग के लिए. ठीक है, आप जल्दी करोगे ना, ऐसे डायरेक्ट रख दोगे या ऐसे इसके ऊपर रखोगे, आप बोलोगे कि ठंडा हो ही रहा है ना, क्या होता है, उसमें से जो सेल है ना वो फट के निकल जाएगा, आपका डीएनए बाहर आ जाएगा, पूरा सेल्स मर जाएंगे. ठीक है, तो रिपीटेड थॉइंग, फ्रीजिंग, थ्रोइंग, फ्रीजिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो आपका उसमें से वो सेल लाइस हो जाएगा, सिंपल. ठीक है, ओके. तो थॉइंग परफेक्ट प्रोसीजर होना चाहिए. आप कोई भी स्टेप स्किप करोगे तो आपका सेल्स का, कंपिटेंट सेल्स का वाट लगे. ठीक है, ओके, ठीक है. तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी, बट हम लोगों ने एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन पहले देख ली. ठीक है, ओके. चलो एक ट्रांसफॉर्मेशन में एक स्टेप बता देता हूँ. किधर है भाई, इधर है, इधर. ओके, ओके. ये बाद में देखे कि पहले देख ले? मैं बाद में देखते हैं, ये इसको इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक स्टेप इम्पोर्टेंट है, बाद में देख लेते हैं. ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने कौन से स्टेप देख लिए, बहुत एक्चुअली हम लोगों ने 2-3 स्टेप मिस कर दिए. ठीक है, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देखा क्योंकि हम लोग कंपिटेंट सेल्स देख रहे थे, राइट. तो डायरेक्टली हम लोगों ने उधर चले गए. ओके, चलो इधर आ जाते हैं हम लोग. ओके, कंपिटेंट सेल प्रिपरेशन हो गया. विनीत सर क्या हुआ? हाँ, आवाज़ आ रहा है? क्या हुआ? चल रहा, चल रहा. विनीत सर यस, हेलो, आवाज़ आ रहा है? हेलो. विनीत Yes, सर yes sir, हाँ, आ रहा है आवाज. हाँ, मैडम को आवाज़ नहीं आ रहा? हेलो, दर्शना मैडम, विनीत सर एम आई ऑडिबल? जस्ट अ सेकेंड. एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes थैंक Yes, sir. sir. यू. ओके, मुझे लगा मैं बोल नहीं रहा हूँ. ठीक है, चलो. सो कंपिटेंट सेल्स प्रिपरेशन था. फिर हम लोगों ने डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखा, तो उसके बारे में वापस ओवरव्यू देखेंगे. देन वी विल गो फॉर ligation step. That is very important, ligation. ठीक है, ओके, ligation.
तो लाइगेशन में क्या हो रहा है, आपका फॉरेन डीएनए आप इंसर्ट कर रहे हो इनटू यार सेल्स के अंदर इंसर्ट कर रहे हो या प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, बता दो। प्लाज्मिड के अंदर। राइट, प्लाज्मिड्स के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये प्लाज्मिड हो गया और इसमें आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी बोलो, ठीक है। ओके, दिस इज लाइगेशन। तो आप बोलोगे लाइगेशन कैसे करिए, आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, आपने पीसीआर से एम्पलीफाई किया या रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन यूज करके आपने फ्रैगमेंट्स जनरेट किए, उसके बाद आप कॉम्पिटेंट सेल्स को उसको भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कर सकते हो, ये भी ओपन अप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इधर बहुत सारे फैक्टर्स है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स है। तो जो आप जैसे ये प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हो, तो ये क्या हो जाता है, अगर उसको कोई फॉरेन डीएनए मिले ना, ठीक है, तो इट विल ओपन अप, देन इट विल रीसील, क्या बोल रहा हूँ, रीसील, ठीक है। तो ये हमको चाहिए क्या, ऐसा प्रोसेस नहीं चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप क्या है, इसका जो कीमत है ना इसका प्लाज्मिड का, इट इज़ वेरी हाई। तो जैसे हम लोगों ने 20 रिएक्शन का 10,000 रुपीज़ देखा, इट इज़ क्वाइट हाई, ठीक है, 12,000 अप्रोक्सीमेटली। कंपिटेंट सेल्स का उससे ज़्यादा, कंपिटेंट सेल्स का अकेले का 10,000 है, ठीक है, फॉर 20 रिएक्शंस, बहुत महंगा है। ओके, तो ये क्या महंगा है, आपको ये प्लाज्मिड को रीसील होने नहीं देना, क्या करोगे फिर, यस कोई आंसर बता सकता? देखो, प्लाज्मिड कभी रीसील हो जाएगा जब उसको ये फॉरेन डीएनए मिलेगा नहीं, तो क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, व्हाट स्ट्रैटेजी वी कैन यूज? यस, हेलो स्टूडेंट्स, सुनाई दे रहा है? यस, कौन सी स्ट्रैटेजी यूटिलाइज कर सकते हैं? खाना खा रहे हैं सब लोग पीछे के? फॉस्फेटेस यूज कर सकते। ओके, और 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 देखो सिंपल है, मैंने क्या बोला, प्लाज्मिड कभी रीसील होगा, प्लाज्मिड कभी रीसील होगा जब उसको कोई फॉरेन डीएनए मिलेगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, फॉरेन डीएनए की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, राइट, फॉरेन डीएनए की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अगर ये 1 ग्राम ले रहे हो तो ये 3 ग्राम होना चाहिए, मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, समझ रहा है क्या? हेलो, यस यस, 3 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 3 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ओके, मिनिमम 3 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। कोई कोई लोग क्या करते हैं, 8 टाइम्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, परफेक्ट, 8 टाइम्स, 8:1, 8:1 का रेशियो, सोच। तो कोई ना कोई तो जाएगा, बट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आप ये इसमें डाल रहे हो, इसमें ये एक जाने के जगह 2 अंदर इंसर्ट हो जाएगा, क्या होता है फिर, ये ऐसे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बोलते हैं काइमेरा, काइमेरा, काइमेरा मतलब मराठी वर्ड नहीं है, ठीक है, काइमेरा, तो काइमेरा, ठीक है, ओके, समझाइए। जब जो इंटेंटेड एक प्लाज्मिड के अंदर एक से ज़्यादा इंसर्ट, इंसर्ट बोल सकते हैं इसको, है ना, फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट बोला जाता है, ठीक है, इंसर्ट भी बोल सकते हैं, टेक्निकल वर्ड है। एक से ज़्यादा इंसर्ट चला जाता है तो उसको बोलते हैं काइमेरा, ओके, ठीक है। आप अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट है, चाय मेरा, ची मेरा, जाने जो को, ठीक है। तो इतना भी हाई नहीं यूज़ करना है और इतना भी लो, इससे ज़्यादा लो नहीं यूज़ करना, तो ऑप्टिमम 3:1 का रेशियो यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, ओके, होपफुली समझ रहे हैं,
नहीं समझ रहे तो बता दो मुझे, ठीक है। इस वर्किंग नाउ। ओके, सो इसमें क्या है कि आपका टेम्परेचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। टेम्परेचर क्या हो सकता है, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में कैरी आउट कर सकते हो, ओके, बट क्या एफिशिएंसी अच्छी नहीं मिलेगा। तो आप फिर बोलोगे कि एफिशिएंसी कौन से टेम्परेचर में अच्छी मिलेगी। एफिशिएंसी में सबसे बेस्ट टेम्परेचर में मिलती है आपको 4 डिग्रीज पे मिलती है, तो 16 डिग्रीज में मिलती है, ठीक है। ज़्यादातर 4 डिग्रीज हम लोग क्या करते हैं, मशीन आता है उसमें 4 डिग्री सेट करके उसको ओवरनाइट रखते हैं, सबसे बेस्ट एफिशिएंसी देता है। अच्छे से आपका जो ये फॉरेन डीएनए है वो इंसर्ट हो जाता है, ठीक है, इसमें प्लाज्मा में, ठीक है। सबसे बेस्ट एफिशिएंसी 4 डिग्रीज, ओके। होपफुली आपको फैक्ट्स समझ रहे, ठीक है। समझ रहे हैं, हाँ, यस, ओके। 4 डिग्रीज पे सबसे बेस्ट एफिशिएंसी मिलती है, उसको ओवरनाइट इंक्यूबेशन के लिए डाला जाता है। तो जो पीसीआर का जो मशीन रहता है उसमें 4 डिग्रीज का टाइमर सेट कर देते हैं, 4 डिग्रीज फॉर इन्फिनिटी डाल देते हैं टाइम, और ओवरनाइट रख देते हैं। तो नेक्स्ट डे आके आप सैंपल कलेक्ट, मतलब आप रात को रन करो 6 बजे और सुबह आके 7-8 बजे कलेक्ट कर लो, सिंपल, ओके। बेस्ट चीज़, ओके। टाइम मेरा भी कम मिलेगा, सब कम मिलेगा। अब इसमें अगर आपको रीसीलिंग प्रिवेंट करना, तो रीसीलिंग प्रिवेंट करने के लिए जब आप उसको ब्रेक डाउन करते हो तो इसमें क्या होता है, तो जैसे ये ऑब्वियसली डबल स्टैंडर्ड ही है ना, ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है, इसमें 5 प्राइम, ये 3 प्राइम है ना, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। तो आप क्या रहते हैं, आप क्या करोगे, इसको इसमें से 5 प्राइम जो फॉस्फेट को रिमूव कर दोगे फॉस्फेटेस के एक्शन से, ठीक है, फॉस्फेटेस के एक्शन से। तो 5 प्राइम फॉस्फेट निकल जाएगा तो 5 प्राइम ओ एच रह जाता है, ओ एच, 5 प्राइम ओ एच रह जाएगा। ऑब्वियसली ये भी ओ एच है, ये भी ओ एच है, तो अब बाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये रीसीलिंग प्रिवेंट कर लेता है, ठीक है। बट अगर कुछ अलग मेथड्स भी हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉस्फेटेस का यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी नहीं, बट ये मैं एडिशनल स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। अगर रीसीलिंग आपको डिटेक्ट हो रहा है तो आपको यू विल यूज़ फॉस्फेटेस एंजाइम, ओके। फॉस्फेट को रिमूव कर दोगे तो रीसीलिंग नहीं होने वाला, आपका परफेक्टली डीएनए इंसर्ट अच्छे से हाई एफिशिएंसी में मिलेगा, ओके। सो एक्चुअली इधर से हम लोग को पढ़ना है, तो PGAMT टी वेक्टर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना, ये मैंने यूटिलाइज किए हुए मेरे डिसर्टेशन के लिए, ठीक है। सो मेरा डिसर्टेशन जैसे मैंने बताया था थोड़ा सा 16 ऐसा DNA ये लाइब्रेरी जनरेट किया था, तो उसमें ये वेक्टर्स को यूटिलाइज किया था, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या ओवरहैंग्स मिल जाते हैं, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग मिल जाता है, मतलब लैक्जेट है इसमें, बीटा गैलेक्टोज एक्टिविटी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत सारे हैं इसमें, आप वो यूटिलाइज कर सकते हो। रैपिड लाइगेशन होता है, ठीक है, 4 डिग्रीज पे सबसे बेस्ट होता है, ओवरनाइट 4 डिग्रीज, ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स तभी मिलता है जब आप 4 डिग्रीज पे रखते हो, बेस्ट, ओके। ठीक है, इसमें आप इसमें देखो जब भी आप लाइगेशन करते हो तो उसमें न्यूक्लियस नहीं डालोगे, अगर न्यूक्लियस डाला तो उसने डीएनए तोड़ देगा, ठीक है, ओके। तो इसमें आप यूटिलाइज करोगे जब 2 लाइगेशन करते वक्त आपको
एंजाइम का यूटिलाइज करना है, विच इज कॉल्ड एज T4 डीएनए लाइगेस। ठीक है, लाइगेस का यूटिलाइज, 2 डीएनए को जोड़ना है ना। और लाइगेस का काम क्या रहता है? यस, लाइगेस का फंक्शन क्या? जॉइनिंग। हाँ, ज्वाइनिंग कैसे? ज्वाइनिंग बोलोगे ये क्या है, बीएससी है क्या? हाँ, पीजी लेवल पे ज्वाइनिंग कैसे करेगा? यस, सो बेसिकली लाइगेस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जनरेट करेगा। ठीक है, याद रखो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, किसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? इधर आ जाता हूँ। तो ये देखो, ये तो हमारा ये प्लाज्मिड है और ये डीएनए है ना। तो अभी तो ये जुड़ा नहीं है ना, ये जुड़ा नहीं है। तो इसको जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन जनरेट करता है? T4 डीएनए लाइगेस। अच्छा, नॉर्मल आपका इकोलाई डीएनए लाइगेस भी यूटिलाइज कर सकते हो, बट ज़्यादातर ये T4 डीएनए लाइगेस यूटिलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि T4 डीएनए लाइगेस कम अमाउंट में ज़्यादा अच्छा एफिशिएंसी दिखाता है। जैसे ब्लंट एंड जोड़ने हैं तो उसमें T4 डीएनए लाइगेस सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होता है। क्योंकि अगर आप वही 1 T4 डीएनए लाइगेस यूटिलाइज करोगे, उसके इक्विवेलेंस में अगर आप देखोगे, अगर आपको ब्लंट एंड्स जोड़ना है तो उसके कंपैरिजन में आपको 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ इकोलाई का डीएनए लाइगेज यूटिलाइज करना पड़ेगा इसको जोड़ने के लिए। और अगर आप 5 का T4 5 का डीएनए लाइगेज यूटिलाइज करते तो आपको खाली एक ही मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ेगा। सिंपल, मतलब कितना? 100 टाइम्स मोर एफिशिएंट, 100 टाइम्स। ठीक है, परसेंट नहीं बोल रहा, 100 टाइम्स बोल रहा। ठीक है, होपफुली समझ रहे। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जनरेट करके मैं दे रहे। यस, समझ रहे हो, ऊपर से जा रहा है। ठीक है, किसी को रिपीट चाहिए बता देना। ओके, ठीक है, अभी इधर आ जाते हैं। हाई इफिशिएंसी कंपिटेंट सेल्स ही आप यूज़ करोगे। अगर हाई इफिशिएंसी नहीं है तो आपका क्या होगा, सक्सेस रेशियो काफ़ी कम रहेगा। इसलिए कंपिटेंट सेल्स, आप अगर अलग से कंपनी भी खोलते हो और कंपिटेंट सेल्स ही बनाते हो, आप बहुत पैसा कमाओगे, बट परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए कंपिटेंट सेल्स। ठीक है, और खाली आई थिंक रिसर्च लैब्स ही बनाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मैक्स कंपिटेंट सेल्स कितने होने चाहिए पर माइक्रोग्राम ऑफ डीएनए? मोर देन 10⁸ CFU होने चाहिए। मोर देन, हाँ, मोर देन, मोर देन है, मोर देन। ठीक है, अगर आप 1 ग्राम का फॉरेन डीएनए लेते हो, 1 माइक्रोग्राम का फॉरेन डीएनए लेते हो, तो उसके कंपैरिजन में जो कंपिटेंट सेल्स है वो ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, उसका रेशियो। अच्छा, एक कंपिटेंट सेल्स हो गए और एक सुपर हाई इफिशिएंसी कंपिटेंट सेल्स हो गए, मतलब इसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, बट इसमें जो एफिशिएंसी है इसकी वाट लग जाती है। ठीक है, इसमें ब्लू कलर आने के चांसेस ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट क्या है? लिमिट एक्सपोजर योर पीसीआर प्रोडक्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ। अभी आप, अगर आपने डीएनए को, प्लाज्मिड डीएनए ही हो गया या आपका फॉरेन जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें अगर आपने यूवी लाइट से एक्सपोज कर दिया तो क्या होगा, पिरिमिडीन डाइमर्स फॉर्म होगा, और पिरिमिडीन डाइमर्स फॉर्म होगा तो फिर वाट लगा पूरा। ठीक है, ओके, तो इधर आपको आपके डीएनए को बचाना भी है। ठीक है, तो ये बताया कि क्या क्या है पीजीएमटी वेक्टर सिस्टम, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, तो आपको इधर क्या क्या रन करना है? देखो, 3 चीज़ें रन करनी है। स्टैंडर्ड रिएक्शन, ठीक है, जो आपको आपका जो पीसीआर प्रोडक्ट रहेगा वो 10 माइक्रोलीटर्स का है रिएक्शन। ये पॉजिटिव कंट्रोल भी रन करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि आपका सिस्टम सही वर्क कर रहा है कि नहीं, और एक बैकग्राउंड नेगेटिव कंट्रोल भी रन कर रहा है। ठीक है, तो 3, अगर कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट रन कर रहे हो तो उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव कंट्रोल या बैकग्राउंड कंट्रोल रन करो। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट लेना तो। ठीक है,
इसमें जैसे मैंने बताया 4 डिग्रीज विल प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो सबसे ज़्यादा 4 डिग्रीज पे रख के छोड़ देते हैं लोग। लाइगेशन प्रोटोकॉल है, एक बार आप चाहिए तो चेक कर सकते हो। मैंने सिंपल बताया, ये एक रिएक्शन ले लोगे, बफर ले लोगे, पीजीएमटी वेक्टर ले लोगे, पीसीआर प्रोडक्ट ये है जो फॉरेन डीएनए आपको इंसर्ट करना हुआ है, ठीक है। ओके, T4 डीएनए लाइगेज डालोगे, ठीक है। इसका 3 V's यूनिट है, मतलब वो एक पर्टिकुलर इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, वो डालोगे पर माइक्रोलीटर, और फिर वाटर भी डालोगे। देखो ये देखो, न्यूक्लियस फ्री वाटर टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 10, मतलब 10 तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम है, तो 5 माइक्रोलीटर ये डाला, 1 ये डाला, 1 ये डाला, ठीक है। तो 6 7, और ये कितना डाला वो पता नहीं, 0.1 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, उस हिसाब से तो आपको टोटल फाइनल वॉल्यूम 10 माइक्रोलीटर रखना है, ओके, ठीक है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। अच्छा, कितना इंसर्ट टू वेक्टर मॉलिक्यूल रेशियो, मोलार रेशियो कितना होना चाहिए, इसका ये इधर है, देखो कितना होना चाहिए। तो नैनोग्राम ऑफ वेक्टर कितना यूटिलाइज कर रहे हो वो स्टैंडर्ड है। इंसर्ट का साइज आपको पता होना चाहिए कितना जा रहा है, 700 बेस पे जा रहा है, 1 किलो बेस पे जा रहा है, ठीक है, ओके। वेक्टर का साइज भी स्टैंडर्डाइज है, कितना साइज का वेक्टर है आपका, ठीक है। आपको कितना रखना है, 3:1 रखना है, 8:1 रखना है, तो इधर दे रखा है, ठीक है। तो इधर देखो 3:1 इज अ वेरी गुड इनिशियल पैरामीटर, अब ये रख सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट 3 टाइम, वेक्टर 1 टाइम, 3:1 रेशियो, और उस हिसाब से आपका नैनोग्राम ऑफ इंसर्ट आ जाएगा, कितना नैनोग्राम का आपको इंसर्ट डालना पड़ेगा ताकि आपको अच्छा रेशियो मिले, ठीक है, ओके। जैसे ये 50 नैनोग्राम का वेक्टर है, 0.5 किलो बेस पर इंसर्ट है, 3 किलो बेस पर का वेक्टर है, 3:1 का रेशियो, तो आपको 25 नैनोग्राम ऑफ फॉरेन डीएनए डालना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। कहीं कहीं जगह 50 नैनोग्राम भी ले लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का जो है उसका प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो इसमें देखो इसको हम लोग देखते, एक काम करते हैं हम लोग, ब्रेक ले ले आधे घंटे का, देन वी कैन रीस्टार्ट। यस और नो, बता दो मुझे। ठीक है, चलेगा। तो यही लिंक पे आ जाना, मैं इसको अभी पॉज पे डाल रहा हूँ, ठीक है। यही लिंक पे ज्वाइन करना, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं आधे घंटे में। बाय सर। यस दर्शना मैडम, मैंने अभी ब्रेक दिए स्टूडेंट, वी विल बी ज्वाइनिंग आफ्टर हाफ एन आवर एंड वी विल बी कंटिन्यू। हेलो हेलो, क्या हुआ? अभी ब्रेक दिए, अभी ब्रेक दिए। अच्छा, अभी ब्रेक दिया है क्या? हाँ, हाफ एन आवर का ब्रेक दिया मैंने, ओके, उसके सो बाद मैं वो वापस कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, आपको कंटिन्यू करना है? हाँ, अभी तो हाफ वे थ्रू है। मुझे लगा कि मैं कुछ भी कुछ स्टार्ट कर सकती थी आज। हाँ चलेगा ना, नो प्रॉब्लम, ले लो ना। हम लोग ने, मैंने वैसे थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट किया। ठीक है, चले। नहीं, व्हाट विल डू, मैं देखती हूँ क्या मैं करती हूँ, बिकॉज
we have to still discuss ना practical. Anuja Ved Pathak, come on, leave. तो नहीं गई खैर. ये क्या एग्जाम्स रीशेड्यूल किया है क्या इस वजह से? अच्छा मैंने कैंडिडा से बात किया, सुनो रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर. हाँ